भारतीय इतिहास में मौर्यों का शासनकाल, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल से हम देखते हैं कि शासन का एक ऐसा दौर प्रारंभ होता है जहाँ से अखिल भारतीय पैन इंडिया साम्राज्य का निर्माण शुरू होता है। अखिल भारतीय शुरुआत मौर्यों के समय, फिर आगे गुप्त और फिर तुर्कों के सकल और फिर ब्रिटिश साम्राज्य। मौर्यों के बारे में, मौर्यों का जो काल है, मौर्य साम्राज्य, इसने जो सीमा, जो भौगोलिक सीमा और जो वैज्ञानिक सीमा प्राप्त किया, वह फिर कभी किसी काल में, भारतीय इतिहास के किसी भी काल में वह सीमा प्राप्त नहीं कर पाए। एक आधुनिक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, नाम आप लोग सुना होगा, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, P.A. स्मिथ, ये मौर्यों के बारे में, मौर्यों सीमाओं के बारे में ये कहता है कि मौर्यों ने अपने दौर में जिस वैज्ञानिक और भौगोलिक सीमा को प्राप्त किया, उस सीमा को मुगल और ब्रिटिश भी प्राप्त करने में असफल रहे। P.A. स्मिथ का यह स्टेटमेंट, अर्थात मौर्यों ने जो सीमा, साम्राज्य का जो विस्तार दिया, वह विस्तार फिर कभी किसी भी काल में इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं किया, किसी ने भी नहीं, ना मुगलों ने, ना ब्रिटिशर्स। तो मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, मौर्य काल। इस काल में किस तरह से मौर्य शासकों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और एक बेहतरीन प्रकार की शासन व्यवस्था की नींव रखी। जिस प्रकार के शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी इस काल के बारे में मिलती है, उस व्यवस्था को, उस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम आज भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आज भी हम वह व्यवस्था अपना नहीं पाए, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यह व्यवस्था, मौर्यों की व्यवस्था रही होगी। तो मौर्य काल के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल का समय काल क्या है, एक तो पता होना चाहिए। समय काल 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है मौर्य काल। जैसे कि हमने देखा, मगध साम्राज्य, नंदों के समय ही मगध साम्राज्य बन गया और नंदों के ही अंतिम शासक धनानंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से, वो अभी हम लोग वापस देखेंगे। तो देखो, मौर्यों के बारे में, मौर्यों का जो सीमा है, उसका जो विस्तार है, वो एक बार हमें देखना चाहिए। देखो, मौर्यों की सीमा इधर पश्चिम में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तक, कंधार, काबुल, मौर्यों के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत। इधर ब्रह्मपुत्रा नदी तक, बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, वो भी मौर्यों के अधीन था। इधर कश्मीर, और इधर दक्षिण में देखेंगे तो ब्रह्मगिरी, कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटका तक का सीमा, भौगोलिक सीमा मौर्यों के अधीन था। इस सीमा को फिर कभी किसी ने प्राप्त नहीं किया, ना मुगलों ने और ना ही अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने भी कई बार अफगानिस्तान क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन सफल। तो देखेंगे कि इसके जो सीमा है, उत्तर में कश्मीर तक, नीचे दक्षिण में ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, पूरब में बांग्लादेश, बांग्लादेश आज का बांग्लादेश, और पश्चिम में कंधार तक, कंधार क्षेत्र तक जाता। तो ये सीमा फिर कभी किसी राजवंश ने इतने बड़े सीमा पर, इतने बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य, अपना राज्य का स्थापना नहीं, जितने बड़े राज्य पर मौर्यों ने शासन, और काफी लंबे समय तक, 322 से लेकर 185 पूर्व, उस काल की। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर वर्चस्व स्थापित किया और उसको बनाए भी रखा काफी समय। तो मौर्यों के इतिहास के बारे में हम लोग आज देखेंगे। मौर्य साम्राज्य, देखो, कंधार पश्चिम क्षेत्र सीमा है, कंधार पूर्वी सीमा है बांग्लादेश, और दक्षिणी सीमा है ब्रह्मगिरी, और उत्तरी सीमा कश्मीर। ये मौर्यों की चौहद्दी थी, बाउंड्री था। तो मौर्यों के बारे में हम लोग मौर्य इतिहास में जो देखेंगे, मुख्य रूप से हमें क्या देखना है, तो हमें इसमें, इस क्लास में हम मुख्य रूप से स्रोत देखेंगे कि मौर्यों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। इस काल के जो स्रोत हैं वो बहुत ही विकसित प्रकार के स्रोत,
साहित्यिक साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी। मतलब मौर्यों के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वह प्रमाणिक है। जो साहित्यिक साक्ष्य में उल्लेख है उसको अन्य साक्ष्यों से भी प्रमाणित किया जा सकता है। जो पुरातात्विक साक्ष्यों में उल्लेख है उसको अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि मौर्यों के बारे में हमें जो भी ज्ञात है वह प्रमाणिक है। ठीक, तो स्रोत के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। दूसरा, मौर्यों के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे हम लोग, राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर अशोक, बिंदुसार, फिर अशोक और फिर अशोक के उत्तराधिकारी। फिर हम देखेंगे यहाँ की सामाजिक, मौर्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंत में हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन कला। तो मुख्य रूप से मौर्य काल में हमें क्या देखना है, इस काल के स्रोत, काल के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में और कला। तो देखो मौर्यों के इतिहास को जब हम देखते हैं तो इनके बारे में हमें काफ़ी स्रोतों से जानकारी, मतलब इस काल में स्रोत में देखें तो वो काफ़ी समृद्ध है इस काल के बारे में। तो इनको हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, इन स्रोतों को दो भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। पहले स्रोत देखते हैं अपन, है ना। स्रोत को दो भागों में, एक तो देसी और दूसरे विदेशी में देख सकते हैं। देसी में हम दो भागों में देख सकते हैं। देसी में हमें धार्मिक साहित्य से काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है और धर्मनिरपेक्ष साहित्य से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। धर्मनिरपेक्ष देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो स्रोत में देसी साहित्य, विदेशी साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य, इन तीनों को हमें जानना है। देसी साहित्य में फिर हम देखेंगे धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य जैसे हिंदू धर्म के कुछ साहित्य हैं जिससे हमें मौर्यों के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के कुछ साहित्य हैं जिससे हमें मौर्यों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। धर्मनिरपेक्ष साहित्य इस काल में और इस काल के बाद, मतलब समकालीन और प्रवर्ती काल के बहुत सारे साहित्य रचे गए हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, परिशिष्ट पर्वन है, बहुत सारे साहित्य हैं, परिशिष्ट धार्मिक साहित्य, बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी हैं जिससे हमें इस काल के बारे। विदेशी साहित्य में हम देखेंगे तो विदेशी, बहुत सारे विदेशी स्रोतों से भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे श्रीलंका, सिंगली साहित्य, नेपाल से चीनी साहित्य, तिब्बती साहित्य और सबसे महत्वपूर्ण यूनानी साहित्य। इनसे भी हमें मौर्यों के बारे में काफ़ी विस्तार से। तो मुख्य रूप से हम लोग साहित्य को इस तरह से देखेंगे। और पुरातात्विक साक्ष्य में, पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे अभिलेख हैं, इसी काल में हम देखते हैं काफ़ी सारे अभिलेख लिखने की प्रथा अशोक ने शुरू। अभिलेख, अशोक के इतिहास तो केवल अभिलेखों से ही लिखा जा सकता है और लिखा भी गया है। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा, मृदभांड, स्मारक, ये भी पुरातात्विक स्रोत हैं जिसमें मौर्यों के बारे में, काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सब को हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में, एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में से प्रश्न काफ़ी सारे आते हैं, क्योंकि इस काल के बारे में हमारे पास जानकारी के साक्ष्य काफ़ी सारे, बहुत ही समृद्ध साक्ष्य, तो इससे भी प्रश्न पूछा। ठीक है, तो स्रोत हम लोग साहित्यिक स्रोत से हम लोग शुरू करते हैं। साहित्यिक साहित्यिक इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले देसी साहित्य में धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य देखो, इस काल के धार्मिक साहित्य काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे धार्मिक साहित्य हैं, हिंदू धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य और जैन धर्म के साहित्य, जो मौर्यों के बारे में भी जानकारी दे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये धार्मिक साहित्य, ये धर्म के बारे में, तो मतलब इनकी एक सीमा है कि इसको हम इतिहास लेखन में इसको हम विश्वसनीयता कितना देते हैं। तो धार्मिक साहित्य को अगर अन्य साहित्यों से, धार्मिक साहित्य में जिस किसी भी तरह की अगर इतिहास के बारे में उल्लेख है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, और उस जानकारी को अगर हम किसी अन्य स्रोत से प्रमाणित करते हैं तो उस जानकारी को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे धार्मिक साहित्य में हम देखेंगे तो हिंदू धर्म के साहित्य हैं सूत्र साहित्य। वेदांग के बाद सूत्र काल आया था, वैदिक काल के पश्चात सूत्र काल आया था।
इसमें बहुत सारे सूत्र साहित्य लिखे गए। तो सूत्र साहित्य में हम देखेंगे कि दो सूत्र साहित्य हैं जिससे हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। एक तो बोधायन, बोधायन धर्मसूत्र, बोधायन धर्मसूत्र, और आपस्तंभ, आपस्तंभ धर्मसूत्र। ये दोनों सूत्र से हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। किस तरह की जानकारी मिलती है? जैसे मौर्यों के समय वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, मौर्यों के समय किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी ना, अस्पृश्यता किस स्तर का था, जाति प्रथा किस प्रकार की थी। मतलब कुल मिलाकर इस हमें इनसे मौर्यों के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, मौर्यों के सामाजिक जीवन, मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती। दूसरा प्रमुख धार्मिक साहित्य है पुराण। दूसरे प्रमुख धार्मिक साहित्य हैं पुराण। पुराण के बारे में, पुराण हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है। देखो पुराण माना गया है ये धार्मिक साहित्य है, परंतु इसका इतिहास, इसका इस्तेमाल इतिहास लेखन में बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें इनके तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से देखा जाए तो धार्मिक साहित्य है। तो हिंदू धर्म में पुराण की जो महत्ता है, उस आधार पर पुराण को पंचम वेद कहा गया है। समझ सकते हो किस प्रकार का धार्मिक साहित्य है। वेद एक धार्मिक साहित्य आप जानते हो, और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि एक धार्मिक साहित्य, इसकी धार्मिक महत्ता, हिंदू धर्म के बारे में काफी कुछ हमें जानकारी मिलती। तो पुराण कुल कितने हैं? तो हमें पता है कुल 18 पुराण हैं, संस्कृत में लिखे गए ये। और ये मौर्यों के समकालीन स्रोत नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मौर्य काल से संबंधित जो भी स्रोत हैं वो समकालीन भी हैं और परवर्तीकालीन भी हैं। तो पुराण मौर्यों के समय नहीं लिखा गया है, पुराण मौर्य काल के पश्चात, पुराण की रचना मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में हुई है। और यहाँ तक कि माना जाता है कुछ पुराण तो मुगल काल तक, मध्यकाल तक भी रचना होती है। तो पुराण कुल 18 पुराण हैं। यह 18 पुराण फिर 3 भागों में विभाजित है। मतलब इनके जो विषय हैं पुराण के, वो 3 है ना। एक तो ब्रह्म संबंधी विषय, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मतलब पुराणों का जो मुख्य विषय है वो इसी संबंधित, ब्रह्म से संबंधित 6 पुराण है, विष्णु के 6 पुराण है, विष्णु से संबंधित, और महेश से संबंधित पूरे 6 पुराण है। तो इस तरह से 18 पुराण। और इसका विषय है ना, एक तो ये विषय ब्रह्म संबंधी विषय है, विष्णु संबंधी विषय और महेश, त्रिदेव, ये त्रिदेव की अवधारणा। इसके अलावा इसमें त्रिगुण, पुराण त्रिगुण से भी संबंधित है। जैसे हिंदू धर्म में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रावधान है, अवधारणा है तमोगुण। तो ये त्रिगुण, तो पुराण जो संबंधित है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो वो संबंधित है किससे? त्रिदेव और त्रिगुण से संबंधित। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और त्रिगुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो पुराण का संबंध त्रिदेव से है, पुराण का संबंध त्रिगुण से है। पुराण की जो रचना हुई है मुख्य रूप से 5 प्रकार से हुई है। 5 प्रकार से इसकी रचना हुई। पहला प्रकार देखें तो सर्ग, फिर प्रतिसर्ग, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, फिर वंश और वंशानुचरित। क्रम से देखेंगे तो पुराण की जो रचना है वो इस तरह से हुई। पुराण की रचना, पहला सर्ग, फिर प्रतिसर्ग, फिर मनवंतर, वंश और वंशान। सर्ग, सर्ग का अर्थ, सर्ग में क्या है? सर्ग में क्या है? सर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ये सर्ग है। ठीक है, सर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति है। प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग में क्या है? सृष्टि का विनाश, अर्थात पृथ्वी का विनाश, प्रलय, और पुनः उत्पत्ति, पुनः उत्पत्ति। प्रतिसर्ग में क्या है? सृष्टि का विनाश और फिर पुनः सृष्टि की उत्पत्ति, ये हो गया प्रतिसर्ग। मनवंतर,
मनवंतर, इसमें मानव का विकास की गाथा है, मानव विकास की गाथा, मानव विकास की गाथा है, गाथा अर्थात मानव का उद्भव कैसे हुआ। जैसे कि हम सभी को पता है हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में अलग अलग धारणा है, जैसे क्रिश्चियन में आदम हवा, जैसे हिंदू धर्म में क्या कहता है कि सबसे पहला जो मानव था वो कौन था, मनु, फिर मनु से सभी का उद्भव, उसी तरह इसी में कहा गया है, वो बात इसी में है, पुराण में ही है, मनवंतर में इसी कथा को मानव का विकास, अर्थात ये कहता है कि मनु से ही सभी का उद्भव हुआ है। पहला पुरुष जो था हिंदू धर्म के अनुसार मनु था, तो मनु आया। वंश, चौथा जो चरण है रचना का वो है वंश। वंश में क्या है, तो वंश में ऋषि मुनियों की वंशावली है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनकी वंशावली, वंश में ऋषि मुनियों की वंशा। और अंतिम जो रचना है पुराण का वो है वंशानुचरित। वंशानुचरित में क्या है, तो इसमें मुख्य रूप से देखें तो पौराणिक व ऐतिहासिक, पौराणिक व ऐतिहासिक राजाओं की पौराणिक और ऐतिहासिक राजाओं की वंशावली है, पौराणिक और ऐतिहासिक राजाओं की वंशावली है। तो इस प्रकार से पुराण की रचना हुई है 5 चरण में। पहला रचना सर्ग, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी व्याख्यान है, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। इतिहास में इस जो 5वां जो भाग है पुराण का, उसका महत्ता है सिर्फ इसी का। बाकी मुख्य रूप से देखा जाए तो ये प्योर हिंदू धर्म के संबंधित, हिंदू धर्म से। वंशानुचरित में देखेंगे तो इसमें विभिन्न राजवंशों की वंशावली है, राजनीतिक वंशावली। इसमें भी हम देखेंगे 2 तरह की वंशावली, एक तो पौराणिक वंशावली, पौराणिक वंशावली जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इक्ष्वाकु वंशी, बृहद्रथ वंश, जिसमें हमने देखा जरासंध। ये क्या है, ये पौराणिक राजवंश जिनकी सत्यता अन्य किसी स्रोत से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका इतिहास में महत्व कम है। लेकिन वहीं हम देखेंगे ऐतिहासिक वंशावली भी इसमें मिलती है, मतलब कुछ ऐतिहासिक राजवंशों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश। इस तरह से बहुत सारे राजवंशों के बारे में भी हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। तो सिर्फ पुराण से जो स्रोत मौर्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वह या अन्य इतिहास के बारे में जो भी, हमें सिर्फ इसी से मतलब है कि बाकी जितने भी हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंश, ये मुख्य रूप से इसका विषय वस्तु शुद्ध धार्मिक है। हाँ, वंशानुचरित का जो ऐतिहासिक वंशावली है इसका हमारे इतिहास में योगदान है, इसका हमारे इतिहास में स्रोत के रूप में योगदान। ठीक है, तो पुराण में देखेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको 18 पुराण हैं। इसमें कुछ पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे सबसे पहला जो पुराण माना जाता है, प्रथम पुराण जो माना जाता है वह है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य। इससे हमें सातवाहन राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के बारे में। दूसरा एक विष्णु पुराण, इससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी, जो हम मौर्यों का इतिहास देखेंगे इसी विष्णु पुराण से हमें मौर्यों के। वायु पुराण, इससे हमें गुप्त वंश के बारे में, गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश। वायु पुराण से हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी, गुप्त राजवंश, ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है जो सातवाहन शासक के बारे में, राजवंश। विष्णु पुराण जो हमारे के बारे में, मौर्यों के बारे में टॉपिक है, और वायु पुराण से हमें गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी। तो पुराण मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ है। देखो, पुराण को
पुराण को अनुश्रुति कहते हैं, है ना, ये अनुश्रुति है, अनुश्रुति, समझो आप, पुराण क्या है, अनुश्रुति। पुराण, अनुश्रुति का मतलब क्या होता है, कथाएं, जो समाज में, आम जनजीवन में जो कथाएं प्रचलित, वो अनुश्रुति कहते हैं। तो पुराण मुख्य रूप से अनुश्रुति पर आधारित ग्रंथ हैं। जैसे वेद, ये श्रुति पर आधारित ग्रंथ, इसको श्रुति साहित्य बोलते हैं वेदों को। उसी तरह से पुराण अनुश्रुति साहित्य, ध्यान रखना है दोनों में अंतर है। वेद और पुराण में, वेद श्रुति साहित्य है और पुराण अनुश्रुति साहित्य। अनुश्रुति उसे कहते हैं जो कथाओं के रूप में समाज में, लोगों में प्रचलित है। तो पुराण मुख्य रूप से कथाएं हैं और इसमें धार्मिक कथाएं ही ज्यादा है, इसीलिए पुराण को पंचम वेद कहते हैं। तो पुराण एक प्रमुख धार्मिक साहित्य है जिससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्यों के बारे में हमें कौन से पुराण से मुख्य रूप से जानकारी मिलती है, तो विष्णु पुराण, ये ध्यान। ठीक है, अगला साहित्य देखिए हम, अगला साहित्य है कथावत्तु। इससे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी है। यह धार्मिक साहित्य, कथावत्तु बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है। कथावत्तु, इसके लेखक अशोक के समय के बहुत बड़े बौद्ध आचार्य मोगलीपुत्र तिस, जो तीसरे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे, जिन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। तो कथावत्तु, इससे हमें मौर्यों के बारे में, ये मौर्य काल में ही, ये समकालीन साहित्य है, मौर्यों के समकालीन, इससे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, ये भी एक बौद्ध धर्म के साहित्य है। ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, इससे भी हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है मौर्यों के बारे में। हालांकि यह साहित्य परवर्ती साहित्य अर्थात मौर्य काल के बाद रचे गए हैं मिलिंद पन्हो, परंतु इससे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। मिलिंद पन्हो मुख्य रूप से क्या है, ये मिलिंद पन्हो, ध्यान रखना है, ये बौद्ध धर्म की पाली साहित्य। इसमें एक यूनानी राजा है मीनांडर, और एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन, नागार्जुन नहीं है, नागसेन। देखो नागार्जुन में भी काफी, जैसे कुछ किताबों में, आजकल के गाइडों में देखा जा रहा है कि नागार्जुन को कहीं कहीं, उसी नागार्जुन को, एक ही नागार्जुन को बौद्ध विद्वान भी, और उसी बौद्ध विद्वान को एक रसायन शास्त्री भी बताया गया, जबकि गलत है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन अलग हैं, एक रसायन विद्वान नागार्जुन अलग है। जो बौद्ध विद्वान है नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया और जिन्होंने प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ रचना की, यह नागार्जुन मौर्योत्तर काल के हैं, कनिष्क के आसपास के। और जो रासायन शास्त्री है नागार्जुन, वह काफी बाद के हैं, गुप्त काल के बाद के हैं, जिन्होंने नीले रंग का आविष्कार किया है नागार्जुन, वो रासायन शास्त्री। तो दो नागार्जुन है प्राचीन इतिहास में, एक बौद्ध विद्वान है और एक वैज्ञानिक है, रसायन शास्त्र। उसी तरह से नागसेन भी एक अलग व्यक्ति, ये भी एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। जो यूनानी राजा, हमारे यहाँ आप जानते हैं मौर्य काल के बाद, अभी हम देखेंगे यूनानियों का आक्रमण होता है, उसमें एक प्रसिद्ध राजा हुआ था मीनांडर, जिन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य की। तो उसी के दरबार में, मीनांडर के दरबार में ही ये नागसेन आए थे, और फिर इन दोनों में वार्तालाप हुई थी, इन दोनों के बीच में वार्तालाप, प्रश्न किया और उत्तर दिया। तो ये जो पुस्तक है प्रश्न उत्तर क्रम में है। कहते हैं कि नागसेन के उत्तरों से मीनांडर इतने प्रभावित हो गए कि मीनांडर ने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया, और यह पहला विदेशी व्यक्ति जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया मिलिंद पन्हो। ठीक है, नागसेन। इससे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये दो ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ, देसी साहित्य की बात कर, है ना। इसके अलावा बौद्ध देखेंगे जैन, बहुत सारे जैन ग्रंथ भी हैं, जैसे कल्पसूत्र
इससे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के लेखक कौन है आप जानते हैं? भद्रबाहु, भद्रबाहु कल्पसूत्र। भद्रबाहु मौर्यों के समय ही था, चंद्रगुप्त मौर्य के ही समकालीन है। तो इस कल्पसूत्र से भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके अलावा है मौर्यों मौर्यों के बारे में जानकारी के अन्य जैन स्रोत, भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित। इसके लेखक बहुत बाद में एक जैन आचार्य थे, रत्निंदिन, रत्निंदिन ये बहुत बाद के 17वीं सदी के विद्वान थे, इन्होंने भद्रबाहु चरित पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में भद्रबाहु चरित से हमें पता चलता है, हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर दीक्षा ले लिया और फिर अपने पुत्र है ना, चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र के पक्ष में है ना बिंदुसार को राजसत्ता सौंपकर वह सन्यासी बन गए और चले गए कहाँ? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला दक्षिण की तरफ चले गए। यही इन्होंने क्या किया था? सल्लेखना लिया था, सल्लेखना मतलब संथारा लिया, मोक्ष। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीवन राज सत्ता त्याग दिया अपने पुत्र के पक्ष में और भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चले गए और चंद्रगिरी नामक पर्वत में सल्लेखना। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? भद्रबाहु चरित। ठीक। इसी तरह से एक अन्य धार्मिक जैन धर्म के स्रोत हैं परिशिष्ट पार्वन, परिशिष्ट पार्वन, परिशिष्ट पार्वन। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्यों के बारे में। परिशिष्ट पर्वन के ऐसे लेखक कौन है? हेमचंद्र, जैन आचार्य थे, बहुत बड़े जैन आचार्य। कब के हैं? 12वीं सदी के। ये गुजरात में जो चालुक्य वंश थे उन्हीं के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र 12वीं सदी के जैन विद्वान हैं। परिशिष्ट पर्वन, उनकी एक और रचना कुमारपाल चरित, जो चालुक्यों के बारे में हमें जान, कुमारपाल के परिशिष्ट पर्वन, लेखक हेमचंद्र। इससे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, 12 वर्ष तक अकाल। और इसी अकाल की स्थिति में जैन भिक्षु 2 भागों में बट गए और फिर जब 12 वर्ष पश्चात भद्रबाहु के नेतृत्व में जो आए दक्षिण से, तो भद्रबाहु ने देखा कि स्थलबाहु और उनके अनुयायियों ने काफी सारे नियम बदल दिए। अंततः विवाद का समाधान के लिए प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में आयोजित किया। ये जानकारी हमें इसी से परिशिष्ट, मगध में 12 वर्ष तक। तो ये धार्मिक, प्रमुख धार्मिक साहित्य जिससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, ये तो हो गया धार्मिक साहित्य। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य देखें हम। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, देशी धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अभी हम लोग सिर्फ देशी साहित्य देख रहे हैं, विदेशी साहित्य अभी हमने देखा। धर्मनिरपेक्ष देशी साहित्य, अभी हमने क्या देखा? धार्मिक देशी। धर्मनिरपेक्ष देशी साहित्य में जैसे अर्थशास्त्र, 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 अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? अर्थशास्त्र, तो इसकी रचनाकार का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और भी इनके नाम मिलते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, इतने सारे नाम हैं इनके जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र लेखक हैं विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम इनका विष्णुगुप्त। चाणक्य इनके पिता का नाम था, इसलिए इनका नाम चाणक्य। और कौटिल्य नाम इनके गोत्र, कुटिल, इनका गोत्र का नाम कुटिल था, इसलिए कौटिल्य बने। तो इतने सारे नामकरण हुआ है इस विद्वान का। अर्थशास्त्र के लेखक जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना। यह मौर्यों के इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो चाणक्य, ये चाणक्य कौन थे?
इनके जीवन के बारे में काफ़ी सारी रोचक कथाएं हैं। कहते हैं कि इनके पिता चाणक्य तक्षशिला के ही शिक्षक थे, ब्राह्मण परिवार से थे। तो जब इनको पुत्र हुआ विष्णुगुप्त, तो जन्म से ही जन्म जैसे ही जन्म लिया, जन्म के साथ ही दांत भी आ गया था, एक दांत था, एक दंत वाला बच्चा। तो सब सामान्यतः दांत तो बाद में आता है, जन्म लेने के काफी 6 महीने 1 साल बाद आता है, लेकिन इस बच्चे का दांत जन्म से ही था, एक दांत। तो चर्चा होने लगी, भाई एक दंत वाला बच्चा। तो ज्योतिष आया, भविष्यवाणी किया कि ये बच्चा अद्भुत है, चमत्कारिक बच्चा है, या तो ये बच्चा बहुत बड़ा शासक बनेगा, योद्धा बनेगा, या फिर योद्धा बनाने वाला निर्माता बनेगा, अर्थात किंग मेकर बनेगा। या तो राजा बनेगा या किंग मेकर बनेगा, ऐसा भविष्यवाणी इस विष्णुगुप्त चाणक्य के लिए किया गया। तो इनके पिता जो थे चाणक्य, उनको अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण परिवार से थे और एक शिक्षक थे। तो ये भी चाहते थे कि हमारा बच्चा भी शिक्षक ही बने, योद्धा उद्धा बनने की जरूरत नहीं। तो इसके पिता ने उस दांत को ही निकालवा दिया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है, अंततः वो बने किंग मेकर ही। तो चाणक्य बहुत बड़े किंग मेकर बने। हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे उन्होंने धनानंद से अपमान का बदला लिया। फिर एक बालक को जो कि राज किलम खेल रहा था, तो चाणक्य उसके निर्णय करने की क्षमता, साहस से प्रभावित हुआ और उस बालक को उसकी माता की अनुमति से ले गया तक्षशिला। फिर वहाँ से काफ़ी अलग अलग तरह की शिक्षा दिया, किस तरह से भय को निकाल सकते हैं, डर, साहस, योद्धा बना। और फिर उसी योद्धा की मदद से उसने बदला लिया चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे धनानंद को समाप्त कर। तो वो जानकारी हमें देने वाला उन्हें चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बने तो चाणक्य उसके अमात्य बने, प्रधानमंत्री। तो चाणक्य ने ही यह पुस्तक लिखा है, अर्थशास्त्र। इस पुस्तक के बारे में हमें आधुनिक काल में हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि प्राचीन काल में ये लिखा गया और फिर प्राचीन काल में ये पुस्तक इधर उधर बिखर गया। आधुनिक काल में, बहुत आज से कुछ समय पहले 1904 ईस्वी में एक भारतीय विद्वान थे, आर्य साम शास्त्री। इन्होंने इस पुस्तक को, जो बिखरे हुए थे, इधर उधर से इकट्ठा किया और संकलित किया। ठीक है, तब जाकर हमें आज इस अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिली। इस अर्थशास्त्र के जो विषय वस्तु हैं वो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका जो विषय है वह राजनीति है। राजनीति शास्त्र से संबंधित, शासक को कैसा होना चाहिए, शासक का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, शासक को देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, शासक को किस तरह से राजस्व वसूल करना चाहिए, सैन्य व्यवस्था, किस प्रकार से राजा को सहयोगियों की आवश्यकता होती है, सप्तांग सिद्धांत इसी में, किस प्रकार से राजा को पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखना चाहिए, संदर्भ में मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत विदेश नीति के बारे। तो चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे, जो भी हम लोग देखेंगे। तो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र का विषय राजनीति है, राजनीति से संबंधित है, लेकिन पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्यों के बारे में जान। हालांकि कुछ विद्वान, इसमें विदेशी भी हैं और देशी भी, वह यह मानते हैं कि वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र मौर्यकालीन साहित्य नहीं है, अर्थात चाणक्य ने नहीं लिखा है, क्योंकि इनमें कुछ चीजें ऐसी है जो शायद मौर्य काल में वह व्यवस्था थी नहीं। लेकिन वहीं दूसरे बहुत सारे विद्वान इस साहित्य को, अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन ही मानते हैं। तो अर्थशास्त्र से हमें बहुत ही विकसित प्रकार की जानकारी मिलती है। इसी संदर्भ में कुछ विद्वान ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इतनी विकसित प्रकार की व्यवस्था मौर्य काल में कैसे। तो अर्थशास्त्र एक प्रमुख धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो मौर्यों के बारे में हमें काफी विस्तृत जानकारी दी। अर्थशास्त्र में यह 15 प्रकरण और 180 अधिकरण में विभाजित, 15 भाग हैं और 180 अध्याय है, और यह संस्कृत में लिखा, संस्कृत भाषा में। की भाषा जो है अर्थशास्त्र की वो है संस्कृत।
विषय राजनीति, 15 प्रकरण है, 180 अधिकार। इस पुस्तक से हमें मौर्यों के समय की व्यवस्था के बारे में काफी विस्तृत जानकारी मिलती है। इसी में सप्तांग सिद्धांत, इसी में मंडल सिद्धांत के बारे में हमें जान। प्रथम बार चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती की अवधारणा पहली बार इसी पुस्तक में दी गई है। चक्रवर्ती राजा की अवधारणा इसी पुस्तक में हमें मिलती है। अर्थशास्त्र इतनी प्रसिद्ध पुस्तक थी, इतनी इसकी महत्ता थी कि बाद में इस पर टीका भी लिखा गया। अर्थशास्त्र पर 2 टीका लिखा गया, इस पर टीका नोट्स। पहला है नीतिसार, नीतिसार, नीतिसार। लेखक कौन है? कामंदक, कामंदक। ये गुप्त काल के आसपास लिखा गया है। टीका है अर्थशास्त्र पर टीका, नीतिसार। नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो टीका है वो प्रतिपदा पंचिका, प्रतिपदा पंचिका। इसके टीकाकार हैं प्रज्ञा भट्ट, प्रज्ञा भट्ट, प्रज्ञा भट्ट नहीं, भट्ट स्वामी, भट्ट। ये बाद के हैं, ये गुप्तोत्तर काल के। तो 2 प्रसिद्ध टीका अर्थशास्त्र पर लिखा गया है, नीतिसार और प्रतिपाद पंचिका। पहली बार इसी पुस्तक में है ना चक्रवर्ती राजा की अवधारणा, सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत का उल्लेख अर्थशास्त्र में ही प्राप्त है। अगला देसी साहित्य हम देखें तो बहुत सारे हैं ऐसे। 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र, ये भी मौर्यों के बारे में काफी जानकारी देता है। लेखक कौन है? डंडीन। डंडीन दक्षिण के है ना, पल्लव के समय के, पल्लव राजवंश के बहुत बड़े विद्वान थे डंडीन। उसके 10 कुमार चरित्र, इससे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके अलावा है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी देता है। यद्यपि यह विशाख दत्त कौन है? गुप्त काल के, मतलब ये परवर्ती साहित्य, गुप्त काल के विद्वान है विशाख दत्त। इससे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसी मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस मुख्य रूप से देखा जाए ना तो यह एक नाट्य ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है, नाटक है। इसमें इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से धनानंद ने चाणक्य को, क्यों चाणक्य को अपमानित किया, फिर चाणक्य ने उस अपमान का बदला लेने के लिए किस तरह से एक बालक को एक बहुत बड़ा योद्धा बनाया, और फिर उसी बालक की मदद से उसने धनानंद को समूल नाश किया। यह जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से प्राप्त हो। नाटक है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा राजत रंगिनी, राजत रंगिनी, राजत रंगिनी 12वीं सदी का ग्रंथ है, 12वीं सदी का। राजत रंगिनी क्या है आप जानते हो? इसके लेखक कौन है? कल्हण, कल्हण। यह क्या है? कश्मीर का, मूल रूप से देखा जाए तो यह कश्मीर का इतिहास है। राजत रंगिनी संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत में। कल्हण कश्मीरी विद्वान था, 12वीं सदी में लिखा। लेकिन इससे हमें मौर्यों के बारे में भी काफी जानकारी मिलती है, खासकर अशोक के बारे में हमें इस पुस्तक से जानकारी। कहता है कि अशोक, इसी पुस्तक में हमें पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना किया, श्रीनगर शहर। तो मुद्रा राक्षस, राजत रंगिनी, ये तो हो गए देसी धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिससे हमें मौर्यों के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में हमें। इसके अलावा विदेशी साहित्य में देखें तो विदेशी साहित्य में, विदेशी स्रोत में, विदेशी साहित्यिक स्रोत तो जैसे सिंगली ग्रंथ, सिंगली साहित्य, सिंगली साहित्य मतलब श्रीलंका, सिंगली साहित्य। सिंगली साहित्य में कौन कौन से हैं जिससे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है? दीपवंश व महावंश, दीपवंश और महावंश। इन दोनों का श्रीलंका में वही स्थान है जो हमारे यहाँ रामायण और महाभारत का, अर्थात यहाँ उनका महाकाव्य है, महाकाव्य।
इनका श्रीलंका वालों महाकाव्य दीपवंश महा, इससे अभी हमें मौर्यों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य, इससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने, इसी से हमें पता चलता है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित करवाया था। और किसी भी अन्य साक्ष्य से हमें यह जानकारी नहीं मिलती है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया, सिर्फ दीपवंश और महा। इसी पुस्तक से हमें पता चलता है कि अशोक ने श्रीलंका में भी अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। नेपाली साहित्य, नेपाली साहित्य, नेपाली साहित्य, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। नेपाल में जो बौद्ध धर्म से साहित्य लिखे गए उन साहित्यों को कहते हैं अवदान, अवदान साहित्य, अवदान साहित्य। अवदान साहित्य जैसे दिव्यावदान, महावदान, अशोकवदान, ये नेपाली साहित्य, इनसे भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। जैसे दिव्यवदान, इसी से पता चलता है कि अशोक शासक बनने से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था। अशोक शासक बनने से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था, वो हमें दिव्यवदान से ही पता। अशोक ने नेपाल में एक शहर भी बसाया था, ललितपत्तन नामक शहर, वो हमें दिव्यवदान से ही जानकारी मिलती है। तो इस तरह से नेपाली साहित्य से भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके अलावा चीनी साहित्य, चीनी साहित्य, चीनी साहित्य में भी जैसे चीन के कुछ स्रोत हैं जिससे हमें, चीनी स्रोत जिससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी। चीनी स्रोत कैसे? तो चीन से काफी सारे बौद्ध विद्वान भारत यात्रा किया था। यात्रा का उद्देश्य था, भारत यात्रा का उद्देश्य था जब चीन में बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय हुआ, ऐसे चीन में प्रथम शताब्दी के बाद से ही बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और फिर बाद में काफी लोकप्रिय हुआ। तो वो बौद्ध विद्वान यात्रा किया भारत का, यह जानने के लिए कि बौद्ध धर्म का कैसे उद्भव हुआ था, कौन उससे संबंधित प्रमुख स्थल का भ्रमण करना और प्रमुख कुछ वस्तुओं का अगर कुछ मिल जाए तो हम वहाँ लेकर जाएं। इसी उद्देश्य से काफ़ी सारे चीनी यात्री आए थे। जैसे पहला चीनी यात्री पायान, पहला चीनी यात्री पायान, पायान पहला चीनी यात्री थे। दूसरा सुंगयून, सुंगयून। तीसरा वैनसांग, वैनसांग। चौथा इत्सिंग। इतने सारे चीनी यात्री क्रम से आए, क्रम से, ध्यान रखना। पायान सबसे पहले चीनी यात्री, ये सब बौद्ध धर्म के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करने आए। पायान गुप्त काल में आए थे, लगभग 405 ईस्वी के आसपास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा। इनके यात्रा वृत्तांत की, इससे हमें मौर्यों के बारे में काफी और गुप्तों के बारे में भी जानकारी। फिर सुंगयून आए थे, ये लगभग 510 ईस्वी के आसपास आए थे सुंगयून। फिर आए वैनसांग, वैनसांग भी भारत आए और काफी टाइम तक भारत में रुके। कितने समय तक? 629 ईस्वी में आए थे और 643 तक ये खोतान, उधर हिमालय के उधर से आए। फिर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किया, फिर नालंदा विश्वविद्यालय में, और फिर घूमता घूमता वो इस समय के प्रसिद्ध राजा थे हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचे। हर्षवर्धन के साथ काफी समय तक रहा और फिर वापस। जब चीन चले गए तो उन्होंने अपने शिष्य को भारत के वृत्तांत के बारे में बताया। तो इनकी जो शिष्य थे वीली, जिन्होंने इनके यात्रा वृत्तांत, इनके ट्रैवल अकाउंट को लिपिबद्ध किया, जिसका नाम है सीयूकी, सीयूकी। इससे भी हमें सोचो ये कब का है? 629, 7वीं शताब्दी का चीन। और इसने भी मौर्यों के बारे में काफी कुछ, ये कहता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। कहाँ है वो स्तूप? नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया? पता करेंगे, ठीक है। वैनसांग काफी विस्तार से इन्होंने जिक्र किया है भारत के बारे में, वो हम लोग
और अंतिम चीनी यात्री आया था इस समय इत्सिंग, ये लगभग 670 ईस्वी के आसपास आए थे। इनके यात्रा वृत्तांत से भी हमें मौर्यों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गए चीनी स्रोत जिससे हमें मौर्यों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा तिब्बती स्रोत, तिब्बती स्रोत से भी हमें, तिब्बती स्रोत में मुख्य रूप से लामा तारानाथ, ये एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे, तिब्बत के थे। लामा तारानाथ कब के? 14वीं शताब्दी के, 14th सेंचुरी। लामा तारानाथ बौद्ध विद्वान 14th सेंचुरी एडी के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। इनके पुस्तक का नाम है कंगयूर व कंगयूर। इस पुस्तक से हमें भारत में बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ पता चलता है और मौर्यों के बारे में भी इस पुस्तक से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में, कंगयूर और तंगयूर। इसके अलावा एक और बौद्ध धर्म के तिब्बती साहित्य हैं आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये भी एक बौद्ध धर्म के साहित्य हैं जिससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गए तिब्बती स्रोत जिससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी, तंगयूर आर्य मंजूश्री मूलकल्प। अब हम लोग देखते हैं यूनानी ग्रीक। यूनानी यात्री भी, काफी सारे यूनानी यात्री भी आए थे भारत और नहीं भी आए थे। यूनानी जो स्रोत हैं विद्वान ने देखें तो ग्रीक स्रोतों से भी हमें मौर्यों के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। जैसे ग्रीक स्रोतों में देखेंगे तो मौर्यों से पहले भी बहुत सारे ग्रीक इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ, मौर्यों के समय भी बहुत सारे ग्रीक इतिहासकार, फिर मौर्यों के बाद भी बहुत सारे ग्रीक इतिहासकार हुए जिन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा। तो देखो ग्रीक इतिहासकार, इसमें सबसे पहले देखेंगे तो सिकंदर से पहले लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले जो ग्रीक इतिहासकार हैं जिनसे हमें भारत के बारे में विवरण मिलता है वो है स्काइलेक्स। ध्यान रखना है, पहला ग्रीक विद्वान जिनसे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है वो है स्काइलेक्स। इनके विवरण से भी भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा हिकेटियस, ये सब कौन है? सिकंदर के पहले, मतलब 6ठी शताब्दी 5वीं शताब्दी के इतिहासकार, ग्रीक इतिहासकार हिकेटियस। हालांकि हिकेटियस के विवरण से भारत के बारे में हमें प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हिकेटियस के बाद ही थे ये हेरोडोटस को तो हम जानते ही हैं, ये इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको बोलते हैं। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, इन्हें भारत इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ये कभी भारत नहीं आए थे, लेकिन भारत के बारे में काफी विस्तार से इन्होंने बताया है। तो इनका जो स्रोत है वो है हिकेटियस के विवरण से इन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ जाना और ईरानियों से भी इन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ सुना था। उसी आधार पर हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, इसमें इन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। हेरोडोटस कहता है कि भारत अब तक ज्ञात राष्ट्रों में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है। आज भी देखेंगे तो सबसे आबादी वाला देश भारत ही। इसके अलावा ये कहता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जो विदेशी आक्रांता आए और भारत के किसी भूभाग पर अपना वर्चस्व स्थापित किया वो था डेरियस, ईरानी आक्रमणकारी डेरियस। तो डेरियस ने सिंध प्रांत पर अधिकार किया था। तो हेरोडोटस कहता है कि यह प्रांत बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ से ईरानी शासक डेरियस को 360 लाख टैलेंट सोना हर वर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। तो हेरोडोटस, नेक्स्ट है टेसियस और अंतिम है कर्टियस। ये सब सिकंदर के आक्रमण से पहले के ग्रीक इतिहासकार हैं जिनके विवरण से हमें भारत के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली। उसके बाद सिकंदर के समकालीन, जब सिकंदर, हमें पता है सिकंदर का आक्रमण 325 ईसा पूर्व में हुआ था, भारत में आक्रमण किया था अलेक्जेंडर। तो उसके समय भी कई विवरण लिखे गए और ये विवरण लिखने वाले कौन थे भारत के बारे में? तो ये नियार्कस, अरिस्टोबुलस, एनेस्टिकेटस, ये सब सिकंदर के अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी। नियार्कस, अरिस्टोबुलस, एनेस्टिकेटस जो
बाद में जब वापस चले गए अपना प्रदेश बैक्ट्रिया, तो वहां जाकर इन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। इसके अलावा सिकंदर के ही मित्र के पुत्र थे क्लीटार्कस, इन्होंने भी, ये भी सिकंदर के समकालीन है और इनके विवरण से भी हमें भारत के बारे में काफी जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, सिकंदर के समय जो आक्रमण हुआ था सिकंदर का, उस समय ये सब सिकंदर के साथ आए थे। हालांकि ये कोई इतिहासकार नहीं थे, लेकिन जब वो वापस गए तो इन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा। फिर मौर्य काल में जो ग्रीक इतिहासकार आए, ग्रीक यात्री आए ग्रीक, उसमें मेगास्थनीज आए किस रूप में थे? एक दूत के रूप में आए थे। हमें पता है सिकंदर के बाद जो ग्रीक आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया था वो था सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था 305 ईसा पूर्व में, और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक था। तो सेल्यूकस निकेटर परास्त हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य से, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनकी पुत्री हेलेना का विवाह हुआ था, और सेल्यूकस निकेटर ने इस वैवाहिक संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था? अपना राजदूत, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वो राजदूत था मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी समय तक रहा, और फिर जब वो वापस चला गया तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। लेकिन बाद में यह पुस्तक बिखर गया, यह पुस्तक गुम गया। तो इसी पुस्तक के आधार पर बाद के जो मौर्यों के बाद जो ग्रीक ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इस पर काफी, इसी आधार पर, मतलब इंडिका के आधार पर ही बाद के मौर्योत्तर काल में बहुत सारे ग्रीक जैसे स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क, इन लोगों ने इंडिका के आधार पर ही भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। मेगास्थनीज, ये मौर्यों के समय के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इंडिका से हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज को भारत के बारे में काफी जानकारी थी। इन्होंने मौर्यों की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, उसको वो कहता है पालीबोथा, और इसके आकार की, इसका कितना आकार है, इसके साइज क्या है पाटलिपुत्र का, उसकी चर्चा करता है। इसके अलावा पाटलिपुत्र शहर के अलावा एक शहर और की चर्चा करता है, वो शहर है तक्षशिला। मतलब 2 शहर की चर्चा इंडिका में है, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। इसके अलावा मेगास्थनीज यहाँ के जातियों के बारे में कहता है कि यहाँ 7 जाति हैं, कहता है कि यहाँ के लोग जूते पहनते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारियां मेगास्थनीज ने भारत के बारे में इसमें दिया इंडिका में। हालांकि कुछ जानकारियां इनकी गलत भी हैं, गलत जानकारियां भी दिया है, जैसे 7 जातियों का आधार, विभाजन किस आधार पर किया? पेशा के आधार पर, जबकि हमारे यहाँ 7 जाति नहीं थी। ये कहता है यहाँ दास प्रथा नहीं था, जबकि थी हमारे यहाँ। ठीक है, लिखने के बारे में कोई जानकारी नहीं था, जबकि लिखने का ज्ञान था हमें। ऐसे बहुत सारी जानकारियां मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती। मेगास्थनीज के बाद एक और सीरियाई, है ना, ये सीरिया के शासक थे सेल्यूकस निकेटर। एक और सीरियाई राजदूत आए थे, डाइमिकस। देखो, मेगास्थनीज तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य, और डाइमिकस ये बिंदुसार के समय में आए थे, बिंदुसार के समय डाइमिकस। तो मौर्य काल में 2 ग्रीक विवरण है, एक तो मेगास्थनीज का विवरण इंडिका और डाइमिकस का विवरण। इन दोनों विवरणों से भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती। इसके अलावा हमें जो ग्रीक साहित्य से जानकारी मिलती है वो मौर्योत्तर काल के इतिहासकार हैं, भूगोलवेत्ता हैं। प्लूटार्क, इन्होंने द लीप्स नाम से पुस्तक लिखी है। स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, एथेनियस, टॉलमी, प्लिनी, ये सब मौर्योत्तर काल के ग्रीक विद्वान हैं, यात्री हैं, जिन्होंने मौर्य काल के बारे में और मौर्योत्तर काल के बारे में भी काफी विवरण छोड़ा भारत के। ग्रीक, जितने भी ये ग्रीक इतिहासकार हैं, ग्रीक जो विवरण हैं, उसमें मौर्यों के बारे में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में ग्रीक पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। और इसके कारण, इसी वजह से हम भारतीय काफी समय तक, आधुनिक काल तक, हमें इनके विवरणों से मौर्यों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, क्योंकि हम इनकी पहचान कर ही नहीं पाए थे कि यह एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस कौन है, या चंद्रगुप्त है, या किसने बताया। यह सबसे पहले विलियम जोन्स ने बताया। विलियम जोन्स
आधुनिक काल में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में एक बहुत बड़े विद्वान भारत आए और 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। इसी ने हमें बताया कि जो ग्रीक साहित्यों में है ना एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस का जो उल्लेख मिलता है वो हमारे यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य ही है। अगर ये पहचान समझो कि अगर ये पहचान यह महाशय विलियम जोन्स नहीं कर पाते तो हमें मौर्यों के बारे में ग्रीक साहित्यों से किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हम विलियम जोन्स से पहले हम भारतीय मानते थे कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कोई विदेशी शासक है, कोई ग्रीक शासक है, यूनानी शासक है, हम ये मानते थे। लेकिन विलियम जोन्स ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई विदेशी शासक ग्रीक शासक नहीं है, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तब हमें इनसे इनसे मौर्यों के बारे में काफी जानकारी। प्लूटार्क ये तो मौर्यों के बारे में काफी जानकारी देता है, यही कहता है, प्लूटार्क ही कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था। और प्लूटार्क ही कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास इस स्तर का सेना था कि इसने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को ही रौंद डाला था सेल्यूकस निकेटर से विजय के पश्चात। प्लूटार्क हमें इस तरह की जानकारी देता है। स्ट्रैबो इनकी पुस्तक द वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें भी वो मौर्यों के बारे में काफी जानकारी देता है। एरियन इन्होंने भी, जस्टिन ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहता है कि जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेना है वो डाकुओं का गिरोह है, ऐसा कहता है, डाकुओं का गिरोह है, ये कहता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है वो डाकुओं का गिरोह है। एथेनियस यह बिंदुसार के बारे में हमें जानकारी देता है कि बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो एथेनियस कहता है कि बिंदुसार ने 3 उपहार मांगा था, मीठी अंजीर, सूखी अंजीर, मीठी शराब, इस तरह की मांग इन्होंने किया था। एथेनियस कहता है बिंदुसार ने, और दार्शनिक बिंदुसार को वो मिला, दार्शनिक के अलावा वो चीजें मिली थी, मीठी शराब, सूखी अंजीर मिली थी, ऐसा एथेनियस कहता है। मतलब एथेनियस से हमें जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के समय भी सीरिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे वैसे बिंदुसार के समय में भी था। टॉलमी ये इनकी पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया, और प्लिनी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इनकी पुस्तक का नाम है द नेचुरल हिस्टोरिका, द नेचुरल हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम। इसमें भी वो मौर्यकाल और मौर्योत्तर काल, मौर्यकाल के बंदरगाहों के बारे में प्लिनी और टॉलमी दोनों ही मौर्यकालीन बंदरगाहों के बारे में हमें जानकारी देती है। इससे पता चलता है कि मौर्यकाल में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, किस तरह का व्यापार वाणिज्य होता था। ठीक, इसके अलावा भी एक पुस्तक है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसके लेखक अज्ञात है, हमें नहीं पता उसका लेखक कौन। उससे भी हमें मौर्यकालीन और मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो ये ग्रीक विवरण है जिससे हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन जो ग्रीक विवरण मिलता है मौर्य काल के बारे में, जो मौर्य काल में आए भी थे वो थे मेगास्थनीज और डाइमेकस। इसके अलावा मौर्य काल से पहले सिकंदर के समय जो ग्रीक विवरण मिलता है वो इनसे मिलता है, सिकंदर से भी पहले जो विवरण मिलता है वो इनसे, और मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल में जो विवरण हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है वो इनसे। तो ये ग्रीक साहित्य हैं जिससे हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है, बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। और ये तब संभव हुआ, ये संभव हुआ कैसे? तो विलियम जोन्स, क्योंकि विलियम जोन्स ने जब ये उद्घाटन किया उससे पहले हमें यह नहीं पता था कि ग्रीक स्रोतों में जो उल्लेख है, क्योंकि ग्रीक स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य नाम उल्लेख नहीं है, ग्रीक स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस नाम ही उल्लेख मिलता है। तो हम मानते थे कि यह कोई एक ग्रीक राजा है, लेकिन विलियम जोन्स ने कहा कि नहीं, ये ग्रीक राजा नहीं, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक, इसके बाद ही हमें ग्रीक स्रोतों से भी मौर्यों के बारे में काफी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों में हमने देखा विदेशी विवरण में हमने देखा तिब्बती स्रोत, हमने देखा सिंगली स्रोत, नेपाली साहित्य, चीनी साहित्य, ये विदेशी विवरण है। देशी साहित्य में हमने देखा धर्मनिरपेक्ष साहित्य और धार्मिक साहित्य, ये सारे धार्मिक साहित्य थे जो हमने देखा। तो साहित्यिक स्रोतों में मूल रूप से ये सारे साहित्य हैं जिससे हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे अब पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें मौर्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक पहला शासक था भारत का जिन्होंने अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत की। तो इनके शासनकाल के बारे में हमें अभिलेखों से, अभिलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है।